हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का 50 गो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे न सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग को 1 फरवरी को न बायोलॉजी की परीक्षा होगी तो बायोलॉजी का पूरा मस्ट वीवीआई क्वेश्चन को इसमें कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीकी प्रबंध निकल आती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में न जनक के शरीर से कोई बल्ब जैसी संरचना निकल आती है, उसी को अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता को परिभाषित करें। तो देखिए, 2 होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहते हैं। 2 होमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो घटना होती है इसी को सहलगनता कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। देखिए, पुंपुवर्ता है न द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है, इसी को पुंपुवर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास क्या है। तो देखिए, क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर एक जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। शुक्राणु जनन की परिभाषा लिखे। तब ब्रीसर में शुक्राणु जनन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ब्रीसर में शुक्राणु जनन निर्माण की जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है उसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं उसी को अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। अनुवांशिक कोड के गुण लिखे। तो आप लोग पहले लिखिएगा अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण हैं। अनुवांशिक कोड के निम्नलिखित गुण हैं। पहला गुण आप लोग लिखिएगा ना, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक ट्रिक कोडोन होता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा कोड सर्वत्रिक होता है। कोड क्या होता है तो सर्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारी में एक समान होता है। कोड क्या होता है सर्वत्रिक होता है, इसका मतलब हुआ कि सभी जीवधारी में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास क्या है तो इसको अभी हम बताएं। क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। क्रमिक विकास क्या होता है तो किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाकर नई जनसंख्या को उत्पन्न करता है, इसी को क्रमिक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
वीर्य सेचन की परिभाषा दे, वीर्य सेचन की परिभाषा दे। तो शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु होते हैं ना, शीर्ष सटोलिक कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं ना, वह शीर्ष सटोलिक कोशिका में अंतः स्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया यानी प्रोसेस द्वारा शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होते हैं, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात जो शुक्राणु होते हैं ना, शीर्ष सटोलिक कोशिका में अंतः स्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु जनक नलिकाओं से रिलीज होते हैं, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखे। वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखे। तो आप लोग सबसे पहले लिखिएगा वनों की कटाई। देखिए वनों की कटाई के चलते आज दिन प्रतिदिन वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, तो सबसे पहला आप लोग कारण लिखिएगा वनों की कटाई। दूसरा आप लोग लिखिएगा शिकार। देखिए दिन प्रतिदिन शिकार के चलते भी आज वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें शिकार पर रोक लगाना चाहिए। तो आप लोग दूसरा कारण को लिखिएगा शिकार। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी पात्रे निषेचन का एक उदाहरण होता है, जिसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है। इसमें अंडों का निषेचन होता है वह शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट के 8 कोशीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण के आगे का विकास होता है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एड्स के 2 लक्षण लिखे। एड्स का 2 लक्षण लिखना है। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि इसको एड्स हुआ है, मतलब उसका लक्षण लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एड्स का निम्नलिखित लक्षण है। एड्स का जो लक्षण है वह निम्नलिखित लक्षण है। पहला आप लोग लिखिएगा एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है। देखिए जब एड्स होता है ना तो एक प्रकार का फेफड़ा रोग हो जाता है, इसका लक्षण है। दूसरा आप लोग लिखिएगा त्वचा का कैंसर हो जाता है। दूसरा आप लोग का लिखिएगा त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एड्स का जो लक्षण होता है पहला फेफड़ा रोग हो जाता है, दूसरा आप लोग लिखिएगा त्वचा का कैंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। एकदम सिंपल परिभाषा है। अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुरित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन क्या है। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब परिवर्तन होता है प्रजनन होता है तब इसे अंतः प्रजनन कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अनुवांशिक रूप से समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है तो इसी को अंतः प्रजनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मनोकार्पिक फल को लिखें। मनोकार्पिक फल को लिखें। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पिल से होता है उसी को मनोकार्पिक फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखे। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में लिखे। तो आप लोग लिखिएगा जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जीवों में प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक जनक से एक ही व्यक्ति से नए व्यक्ति का जन्म होता है उसी को अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक जनक से नए व्यक्ति का जन्म होता है इसीलिए इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। जलोढ़ भीड़ के बारे में लिखे। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं जलोढ़ भीड़ कहलाते हैं। वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं ना उसी को जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा कमल हो गया, जलकुंभी हो गया। कमल और जलकुंभी होते हैं ना यह अत्यधिक नम मिट्टी या जल में वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसे जलवीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जलोढ़ भीड़ का अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप लोग कमल और जलकुंभी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मरूड भीड़ से क्या समझते हैं। मरूड भीड़ से क्या समझते हैं? वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं मरूड भीड़ कहलाते हैं। वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं ना उसी को मरूड भीड़ कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा नागफनी। नागफनी होता है ना यह अधिक गर्मी या अधिक ताप में वृद्धि करता है, इसीलिए इसको मरूड भीड़ कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है ना 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समोड भीड़ के बारे में लिखे। समोड भीड़ के बारे में लिखे। वे पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, समोड भीड़ कहलाते हैं। देखिए समोड भीड़ का जो परिभाषा है ना एकदम सरल परिभाषा है। जिनको वृद्धि के लिए ना जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है उसी को समोड भीड़ कहा जाता है। इसको आप लोग इतना बस याद रखिएगा, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है उसे समोड भीड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। ट्रांसलेशन के बारे में लिखे। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एमिनो अम्ल होता है ना उसके मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जलोढ़ भीड़, मरूड भीड़ तथा समोड भीड़ के बारे में लिखे। तो अभी आप लोग को ऊपर हम बताए जलोढ़ भीड़ किसे कहते हैं, तो जो अधिक जल या नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं उसे जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। जैसे कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, ये सब क्या होते हैं अधिक जल में वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसे जलोढ़ भीड़ कहा जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा मरूड भीड़ के बारे में। तो मरूड भीड़ के बारे में आप लोग लिखिएगा वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं उसे मरूड भीड़ कहते हैं। वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं उसे मरूड भीड़ कहते हैं। जैसे नागफनी हो गया, अधिक ताप में वृद्धि करता है, इसीलिए नागफनी को मरूड भीड़ कहा जाता है। और समोड भीड़ के बारे में आप लोग लिखिएगा ना जिनको वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है, इसी को समोड भीड़ कहा जाता है। समोड भीड़ में बस आप लोग इतना लिखिएगा जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता होती है उसे समोड भीड़ कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताए। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में अंतर बताए। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा शुक्राणु जनन, दूसरा बगल लिखिएगा अंड जनन। शुक्राणु जनन में पहला अंतर लिखिएगा ना वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। वृषण में शुक्राणु की जो क्रिया होती है ना उसी को शुक्राणु जनन कहा जाता है। इसमें आप लोग लिखिएगा अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। दूसरा अंतर लिखिएगा ना ये अनेकों की संख्या में निर्मित होते हैं। देखिए शुक्राणु जनन होते हैं ना अनेकों की संख्या में निर्माण होते हैं, और अंड जनन होता है ना यह केवल एक ही निर्मित होते हैं, मतलब एक ही गो का निर्माण होता है। अंड जनन में क्या होता है एक ही गो का निर्माण होता है, और शुक्राणु जनन में अनेकों की संख्या में निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कूट फल के बारे में लिखे। कूट फल के बारे में लिखे। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कूट फल कहलाते हैं। वह फल जिसका विकास न अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है इसी को कूट फल कहा जाता है। कूट फल का मतलब क्या हुआ? वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे कूट फल कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आदि हो गया, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ना। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड बीमारी का रोगजनक, लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में लिखे। टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण लिखना है, उसका संक्रमण का विधि लिखना है और उसके उपचार के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड क्या है? एक संक्रामक रोग है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो अब आप लोग लिखिएगा उसके लक्षण। इसका लक्षण क्या है? तो इसमें सिर दर्द होता है, आमाशय में दर्द होता है। जब आपको टाइफाइड होगा तो इसका लक्षण क्या है? इसमें सिर दर्द होता है और आमाशय में दर्द रहता है। उसके बाद आप लोग संक्रमण की विधि लिखिएगा। तो संक्रमण की विधि में आप लोग लिखिएगा ना सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मल मूत्र में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थों पर बैठकर उसे दूषित करता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। टाइफाइड किससे फैलता है? तो घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थों पर बैठकर उसे दूषित कर देता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। उसके बाद आप लोग इसका उपचार लिखिएगा। तो उपचार में आप लोग लिखिएगा इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है। इसका जो नियंत्रण होता है ना प्रतिजैविक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर लिखे। डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखना है। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा डीएनए, दूसरा बगल लिखिएगा आरएनए। डीएनए में पहला अंतर लिखिएगा ना यह द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। और आरएनए क्या होता है? एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है? एक कुंडलित होता है। यह गुणसूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। तीसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना इसमें साइटोसिन एडेनाइन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। देखिए डीएनए में नो साइटोसिन एडेनाइन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में भी साइटोसिन एडेनाइन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। मतलब दोनों में ये नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखे। तो आप लोग कम से कम 3 गो अंतर लिखिएगा। तीनों अंतर को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर लिखे। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर लिखे। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा न्यूक्लियोसाइड, दूसरा बगल लिखिएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में ना पहला अंतर आप लोग लिखिएगा यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड होता है ना यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और शर्करा के संयोग से बनता है। उसके बाद आप लोग न्यूक्लियोटाइड लिखिएगा ना यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा फास्फेट के संयोग से बनता है। यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा फास्फेट के संयोग से बनता है। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना इसका स्वभाव क्षारीय होता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड का जो स्वभाव होता है ना वह क्षारीय होता है और इसका स्वभाव अम्लीय होता है। न्यूक्लियोटाइड का जो स्वभाव होता है वह अम्लीय होता है। इसका जो स्वभाव होता है वह क्षारीय होता है और इसका स्वभाव अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमआरएनए और टीआरएनए के बीच अंतर बताएं। एमआरएनए और टीआरएनए के बीच अंतर बताएं। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा एमआरएनए, दूसरा बगल लिखिएगा टीआरएनए। एमआरएनए में पहला अंतर लिखिएगा यह जीवाणु में पाया जाता है। एमआरएनए कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणु में पाया जाता है। और दूसरा आप लोग इसमें लिखिएगा ना यह अमीनो अम्ल में पाया जाता है। टीआरएनए कहाँ पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल में पाया जाता है। इसमें आप लोग दूसरा अंतर लिखिएगा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। एमआरएनए क्या करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और इसमें आप लोग टीआरएनए में लिखिएगा यह अनुवांशिक कोड को पढ़ने का काम करता है। यह अनुवांशिक कोड को पढ़ने का काम करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एमआरएनए और टीआरएनए के बीच अंतर है। यह आपके 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछेगा भी। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना
यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच अंतर लिखें। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच अंतर लिखिए। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा यूक्रोमैटिन और दूसरा बगल लिखिएगा हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन में पहला अंतर लिखिएगा, इसमें वर बॉडी नहीं बन सकता, इसमें बार बॉडी नहीं बन सकता, इसमें बार बॉडी बनता है। हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होता है, बार बॉडी बनता है। इसमें आप लोग दूसरा अंतर लिखिएगा ना, इसका साइज 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है, 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका जो साइज होता है ना 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका जो साइज होता है ना 250 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, 250 एंगस्ट्रॉम होता है। यह ज़्यादा सक्रिय होता है। यूक्रोमैटिन होता है ना ज़्यादा सक्रिय होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, कम सक्रिय होता है। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, तो कम सक्रिय होता है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन चिकित्सा तथा आणविक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 29 नंबर क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा तथा आणविक सिद्धांत के बीच अंतर लिखे। जीन चिकित्सा तथा आणविक सिद्धांत के बीच अंतर लिखे। तो आप लोग सबसे पहले जीन चिकित्सा के बारे में लिखिएगा। तो जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है। इसमें दूसरा लिखिएगा, इसमें जीव के अनुवांशिक दोष का पहचान किया जाता है। देखिए इसमें ना जीव का जो अनुवांशिक दोष होता है ना उसी का पहचान किया जाता है, और जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा आणविक सिद्धांत के बारे में। तो आणविक सिद्धांत में पहला आप लोग लिखिएगा, इसमें रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसमें रोग का प्रारंभिक पहचान किया जाता है। आणविक सिद्धांत में ना जो रोग का प्रारंभिक पहचान होता है ना उसको पहले किया जाता है, और इसमें रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृषण तथा अंडाशय के बीच अंतर लिखिए। वृषण और अंडाशय के बीच अंतर लिखना है। तो पहले आप लोग लिखिएगा, वृषण यह शुक्राणु की उत्पत्ति तथा नरलिंग टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। यह शुक्राणु की उत्पत्ति करता है तथा नरलिंग टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। दूसरा आप लोग अंडाशय के बारे में लिखिएगा, यह अंडों की उत्पत्ति तथा मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। देखिए यह अंडों की उत्पत्ति करता है और मादा लिंग हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है ना उसी को स्रावित करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वृषण और अंडाशय के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन है ना, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ट्रांसलेशन का वर्णन करें। ट्रांसलेशन का वर्णन करें। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आप लोग अभी तक टोटल 31 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार रिपीट देखिएगा ना तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप लोग का इसका पूरा PDF मिल जाएगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।